विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसी कविता की बात करेंगे जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रिय विषय बादल पर आधारित है। वैसे तो कविता का शीर्षक उत्साह है, लेकिन बादल पर ही केंद्रित है कविता। इन्होंने एक कविता लिखी थी बादल शीर्षक से ही, और उस कविता का एक अंश यहाँ पर दिया गया है और बच्चों 12वीं कक्षा में भी इनकी इसी कविता का एक भाग वहाँ भी दिया गया है। तो खैर, आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे, देखेंगे इस कविता में क्या है और उत्साह क्या होता है इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय जान लें। निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। ये निराला जी के बारे में है। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे जानकार थे। इनकी कविताओं में संगीत की रवानी भी मिलती है और दर्शन शास्त्र की गहराई भी। तो ये बिंदु उनकी आप किसी भी कविता में देख सकते हैं। निराला जी का जन्म 1899 में हुआ, लेकिन बंगाल में, और वे मूलतः वास्तव में उन्नाव जिला के थे और बाद में भी वो आकर के फिर यहीं रहे भी। तो बाकी 9वीं तक पढ़ाई हुई महिसादल में, आपने पढ़ा ही। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि का भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। पारिवारिक जीवन और उनका सामाजिक जीवन दोनों में ही, बल्कि सामाजिक न कहिए, साहित्यिक जीवन में दोनों ही मोर्चों पर उन्होंने लगातार संघर्ष किया। आप देखिए, सबसे पहले उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें तोड़ा और उसके बाद उनकी पुत्री सरोज, जिस पर उन्होंने एक काव्य ही लिख दिया। काफ़ी लंबी कविता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री के शोक में लिखा था, दुख में लिखा था। और ये केवल हिंदी साहित्य का नहीं, वरन हमें तो ये लगता है कि शायद विश्व साहित्य में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं या ना मिलते होंगे कि अपनी ही पुत्री पर इस तरह का उत्कृष्ट शोक काव्य कभी लिखा गया हो। तो कभी अवसर मिलेगा तो मैं उसकी पंक्तियाँ या उसके बारे में भी बताऊंगा और ज़्यादा। फ़िलहाल तो ये पारिवारिक जीवन पर उनकी जो स्थितियाँ थीं, जीवन संघर्ष था। दूसरी ओर साहित्यिक अगर मोर्चे की बात करें तो उनकी पहली कविता अस्वीकृत कर दी गई थी। सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उसमें भेजी गई थी, लेकिन अस्वीकृत हो गई थी। जूही की कली उनकी पहली कविता थी। 1916 में बाद में फिर प्रकाशित हुई। तो वास्तव में, और इतना ही नहीं, एक दो पत्रों के संपादक भी थे। जहाँ पर बात नहीं बनती थी, जहाँ पर उनको लगता था कि कुछ गलत है, तो किसी की कोई बात सहन नहीं करते थे।
इसके काफ़ी प्रसंग हैं, मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग पाठ पढ़ेंगे और इसके बाद जब एक मतलब सेपरेट लेक्चर हम लेकर के आएंगे, एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे जो केवल निराला जी को समर्पित होगा। उसमें हम विस्तार से बात करेंगे निराला जी के जीवन संघर्षों के बारे में, चाहे वो साहित्यिक हों, चाहे उनके पारिवारिक संघर्ष रहे हों। तो खैर, अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते सब उनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद अगर उपन्यासों में बात करें तो अप्सरा, अलका, है ना, इसी प्रकार कहानियाँ भी उनकी कई हैं। बिल्ले सुर बकरिया और कुल्ली भाट। निबंधों में भी काफ़ी अच्छे अच्छे निबंध इन्होंने लिखे हैं, साहित्यिक निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो खैर, ये जीवन परिचय था इनका। थोड़ी बहुत बातें साहित्यिक विशेषताओं की कर लेते हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। देखिए, नए नए प्रयोग कविता में, साहित्य में होते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि भाव स्तर पर भी, शिल्प स्तर पर भी इतने नए परिवर्तन लेकर के आए। निराला जी ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने शिल्प के स्तर पर छंदों के बंधन को तोड़ा, मुक्त छंद की कविताएं की, और भाव जगत के स्तर पर भी उन्होंने अनछुए पहलुओं को सामने रखा। जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण भी आपको दिया, सरोज स्मृति का। हमने कहा कि ऐसा उदाहरण विश्व काव्य में भी देखने को नहीं मिलता, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। दार्शनिकता और एक विद्रोही स्वभाव, ये चीज़ें भी उनकी कविताओं में उनके भाव पक्ष को न केवल मजबूत बल्कि सराहनीय, प्रशंसनीय और उत्कृष्टता की कोटि पर ले जाने के लिए तत्पर रहती हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, हमने जैसा कि बताया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। देखिए, निराला ऐसे कवि थे जिन्होंने जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से तो एक थे ही, लेकिन जो प्रगतिवादी युग आया, प्रगतिवाद आया, उसके जो बीज हैं वो निराला की कविताओं में आपको देखने को मिलेंगे। बल्कि बीज क्या कह लीजिए कि इनकी कई कविताएं क्रांति की बात करती हैं, विद्रोह की बात करती हैं और शोषितों का पक्ष लेती हैं और शोषण के खिलाफ बात करती हैं। तो प्रगतिवादी भाव भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं इनकी कविता उत्साह की। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। ललित कल्पना और क्रांति चेतना। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे स्वजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो ये उत्साह कविता का केंद्रीय भाव है। बादल उनका प्रिय विषय है और
बादल को उन्होंने कई परिप्रेक्ष्यों में देखने का प्रयास किया है, मुख्यतः दो परिप्रेक्ष्य, एक नए जीवन का प्रारंभ और दूसरा विध्वंस। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। निर्माण करने के लिए विध्वंस करना पड़ता है, या यूँ कह लीजिए कि विध्वंस होने के बाद ही निर्माण होता है। अगर बात न समझ पा रहे हों तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप क्रांति नहीं करेंगे, जब तक आप भाई नई चीज़ें कब आएंगी? जब पुरानी चीज़ें हटेंगी। नई चीज़ों के आने का मतलब यह है कि पुरानी चीज़ों का हटना। और यहाँ पर जो एक विशेष की ओर इंगित किया जा रहा है वह है पूंजीपति वर्ग के विध्वंस की बात, शोषण की बात, पीड़ा की बात, वंचित वर्गों के पक्ष की बात, शोषितों के पक्ष की बात, उनके नवनिर्माण की बात। तो इन्हीं भावों को लेकर के कविता की रचना की गई है। आइए हम लोग कविता पढ़ेंगे। तो चलिए कविता आगे पढ़ेंगे, आज यहीं तक। और हमें ये बताइए कि निराला की जितनी रचनाएं मैंने आपको बताई हैं उनसे इतर किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। यानी जो रचनाएं हमने नहीं बताई हैं उन रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।